हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आज जो स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो एक बहुत ही ज्यादा ग्रूसम स्टोरी है। उसमें आगे चलकर कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग चीजों को हैंडल नहीं कर सकते तो आप इस स्टोरी को यहीं पर छोड़ सकते हैं। आप लोग मेरी नेक्स्ट स्टोरी देख लीजिएगा। तो आज की स्टोरी बहुत ज्यादा ग्राफिक और बहुत ज्यादा ग्रूसम होने वाली है। ये केस है मार्क लॉन्स्की का। मार्क लॉन्स्की का जन्म हुआ था 28 मार्च 1979 के दिन। ये एक बहुत ही छोटे से विलेज में पैदा हुआ था जिसका नाम था मॉरिस, जो कि यूएसए के मिशिगन में है। और उसके चाइल्डहुड के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। बस यही पता चला है कि उसका लालन पालन एक फार्म में हुआ था। वहां पर कैटल्स वगैरह पाले जाते थे। इसके अलावा ये अपने स्कूल में एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था। ये काफी इंटेलिजेंट माना जाता था। इसके बारे में बताया जाता है कि बहुत ही पढ़ाकू था। हम कह सकते हैं कि बुकवर्म था। और साथ ही इसने ग्रेजुएशन में, अपने हाई स्कूल ग्रेजुएशन में, स्कूल में टॉप किया था। हाई स्कूल ग्रेजुएट करने के बाद मार्क ने केमिस्ट्री की स्टडी की। और ये स्टडी उसने की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में। इसके अलावा इसने बाद में फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएस किया। और अपनी सारी की सारी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसको एक कॉर्पोरेट जॉब मिल गई। और ये जो उसकी जॉब थी वो एक रिसर्च केमिस्ट की जॉब थी। यानी कि इसकी बहुत ही शानदार पढ़ाई थी और इसको एक बहुत ही अच्छी खासी नौकरी मिल चुकी थी। जल्दी ही इसकी मुलाकात एक महिला से हुई जिसका नाम था एमिली। ये लोग कुछ डेट्स पर साथ में गए और जल्दी ही इन दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो गया। इस अफेयर के शुरू होने के कुछ समय के बाद ही इन दोनों ने शादी कर ली और इन दोनों के 4 बच्चे हुए। हम कह सकते हैं कि अभी तक मार्क की जिंदगी काफी परफेक्ट चल रही थी। उसकी और एमिली की केमिस्ट्री काफी अच्छी थी। उनके बच्चे हो चुके थे। वो लोग सोसाइटी में काफी वेल रेस्पेक्टेड थे। साथ ही मार्क करीब $1 लाख की अर्निंग कर रहा था पर ईयर। उस समय के हिसाब से सैलरी काफी अच्छी खासी थी। और साथ ही इनका एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही शानदार घर भी था। ये लोग हर साल अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर जाया करते थे और काफी अच्छा खासा समय साथ में बिता रहे थे। जो इसका इस समय का फेज था मार्क की जिंदगी का, उसके बारे में उसकी वाइफ एमिली बताती है कि इस समय तक मार्क बहुत ज्यादा जेंटल था, बहुत ज्यादा केयरिंग था और एक बहुत ही अच्छा पिता था। जब मार्क का चौथा बच्चा हुआ था, यानी कि उसका 4th बेबी हुआ था, तब से जो मार्क का बिहेवियर था वो अचानक से ही बदलने लगा था। उसकी पर्सनैलिटी, हम कह सकते हैं कि चेंज होने लगी थी। और उसकी पर्सनैलिटी ऐसा लगता था कि ओवरनाइट चेंज हो चुकी है। इस बदलाव का क्या कारण था इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। बस ये नोटिस होना तब से शुरू हुआ जब से मार्क का चौथा बच्चा हुआ था। अब वो बेकार ही अपनी वाइफ से लड़ाई झगड़ा करने लगा था, ऐसी चीजों पर जिनका कोई भी सेंस नहीं निकलता था। इसके अलावा वो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में बात करने लगा था। वो उन चीजों पर विश्वास करने लगा था जिन पर उसने पहले कभी भी विश्वास नहीं किया था या जिनके बारे में उसने पहले कभी भी बात नहीं की थी। मार्क को लगने लगा था कि उसकी पूरी की पूरी फैमिली उसके खिलाफ है। शायद ही पता नहीं क्यों मार्क कन्विंस हो गया था कि जो उसकी सिस्टर है वो असल में उसकी सिस्टर ना होकर उसकी मॉम है। उसे लगता था कि ऐसा ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि उसकी फैमिली ने उसके खिलाफ साजिश की है। उसको बहुत सारा पैसा मिलने वाला था इनहेरिटेंस के रूप में, उसको हड़पने के लिए। उसकी जो सिस्टर है, असल में जो उसकी माँ है उसके दिमाग में, वो उसकी सिस्टर होने का नाटक कर रही है। मार्क अपने आसपास के हर एक व्यक्ति के ऊपर शक करने लगा। जब वो घर से बाहर निकलता था, जो आसपास के लोग उसे मिलते थे वो उन पर भी शक करता था। यहां तक कि उसको अपने नेबर पर भी बहुत ज्यादा शक हो गया। उसे ऐसा लगने लगा कि मेरा नेबर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। और उसने अपने नेबर पर इल्जाम लगाया कि तुमने मेरी वाटर सप्लाई में पॉइजन मिला दिया है। फिर वो कुछ समय तक तो पानी के पास ही नहीं गया। उसने ब्रश करना बंद कर दिया। वो शावर नहीं लेता था। वो घर पर पानी भी नहीं पीता था। साथ ही उसने अपनी वाइफ पर भी इल्जाम लगाए कि तुम इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का पार्ट हो, यानी कि तुम भी इस साजिश में शामिल हो। वो अपनी वाइफ पर इल्जाम लगा रहा था कि तुम्हें मेरी जिंदगी में प्लांट किया गया है ताकि तुम मुझे नुकसान पहुंचा पाओ। फाइनली उसकी वाइफ इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि उसने जबरदस्ती इसको एक साइकेट्रिक फैसिलिटी में भेज दिया इसके इलाज के लिए। ऐसा माना जाता है कि उस समय मार्क को या तो स्किज़ोफ्रेनिया था या फिर उसको कोई ना कोई डिप्रेशन था। उसका एंटी साइकोटिक मेडिकेशन शुरू किया गया, लेकिन ऐसा लगता है कि इस मेडिकेशन से कुछ खास फायदा हुआ नहीं। मार्क धीरे धीरे ऑनलाइन डेटिंग वर्ल्ड में एंटर कर चुका था, यानी कि वो ऑनलाइन डेटिंग एप्स को यूज करने लगा था। हालांकि वो अभी तक मैरिड था।
अब मार्क के मल्टीपल अफेयर्स शुरू हो चुके थे और उसकी वाइफ को इसकी कोई भी जानकारी नहीं थी। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय भी जो मार्क था वो जॉब कर रहा था। अब मार्क ऑनलाइन बहुत सारे आदमियों से चैटिंग कर रहा था और वो कई सारे इन आदमियों से मिलने भी गया, उनके साथ रिलेशनशिप भी बनाए। उसके कई सारे छोटे मोटे अफेयर्स शुरू हो चुके थे जो कि उसने कई महीनों तक जारी रखे अपनी वाइफ की जानकारी के बिना। अब मार्क और उसकी वाइफ एमिली के बीच में बहुत ज्यादा दूरियां आ चुकी थी। ये लोग अलग अलग कमरों में सोने लगे थे। ये लोग कई बार कपल्स काउंसलिंग के लिए भी गए, लेकिन इन सबसे कोई भी फायदा नहीं हुआ। मार्क ने अपना एंटी साइकोटिक मेडिकेशन भी लेना अभी तक बंद कर दिया था। जब उसने दवाइयां लेनी बंद की तो उसके जो डेल्यूजन्स थे वो वापस आने लगे थे। अब वो एक बार फिर से बहुत ज्यादा इरेटिक बिहेवियर करने लगा था। वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा नाराज हो जाता था, उन पर बहुत लैश आउट करता था। और साथ ही एक बहुत ही कंसर्निंग चीज यहाँ पर होनी शुरू हुई, वो ये कि वो बहुत ही ग्राफिक, बहुत ही टॉर्चर वाली फिल्म्स, जो कि पॉर्न फिल्म्स होती थी, वो इंटरनेट पर देख रहा था। साथ ही इस बार मार्क ने अपने आप को कन्विंस कर लिया था कि उसकी जो वाइफ एमिली है वो बच्चों को अब्यूज कर रही है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन मार्क इतना ज्यादा कन्विंस्ड था कि उसने चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज को इस बात की जानकारी दे दी कि मेरी जो वाइफ है बच्चों के साथ मारपीट करती है, उन्हें टॉर्चर करती है। अब एमिली के लिए एक बहुत ही ज्यादा कठिन समय था। आपको पता ही है कि वहां पर सीपीएस किस तरह से बच्चों को माँ बाप से अलग कर देता है अगर उन्हें थोड़ा सा भी शक हो। और यहाँ पर एक पिता खुद ही अपनी वाइफ की रिपोर्ट कर रहा था। अब एमिली को बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन से गुजरना पड़ा। एमिली को यह साबित करना पड़ा कि वो एक कितनी अच्छी माँ है और वो अपने बच्चों को टॉर्चर नहीं करती है। ये जो सारा का सारा फेज था उसकी लाइफ का, ये एक बहुत ही ज्यादा टफ फेज था। लेकिन फाइनली थैंकफुली ये डिस्कवर हो गया था कि जितने एक्यूजेशंस हैं ये सारे के सारे झूठ हैं। अब जब एमिली इन सारी चीजों से उबर गई तब उसने डिसाइड किया कि वो इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फाइनली अब उसने डिसाइड किया था कि वो मार्क से डिवोर्स ले लेगी। साथ ही अब उसे यह भी लगता था कि मार्क बच्चों के लिए कहीं ना कहीं खतरा बनता जा रहा है। अब उसने डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया और घर से मूव आउट कर गई, अपने चारों बच्चों को अपने साथ ले गई। लेकिन मार्क को विजिटेशन राइट्स दिए गए थे, यानी कि वो बच्चों से हफ्ते में एक बार मिल सकता था। लेकिन एमिली ऐसा चाहती थी कि जब भी मार्क मिलने आए बच्चों से तो हमेशा सुपरविजन के अंदर ही बच्चे उससे मिले, यानी कि कोई ना कोई वहां पर मौजूद होना चाहिए, या तो एमिली या फिर कोई भी घर का व्यक्ति। उसे अब मार्क पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। लेकिन कोर्ट ने यह फैसला दिया कि इसको सुपरवाइज्ड विजिटेशन की कोई जरूरत नहीं है, वो अकेले में भी बच्चों से मिल सकता है और बच्चों को उससे कोई भी खतरा नहीं है। अब एक दिन मार्क चारों बच्चों को वाटर पार्क लेकर गया। उसके बाद वहां पर इसने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा मस्ती की। लेकिन जब वो लोग उस वाटर पार्क से बाहर निकले तो मार्क ने डिसाइड किया कि वो अपने ही बच्चों को अब किडनैप कर लेगा। पता नहीं क्यों, लेकिन उसने ये डिसाइड किया। अब उसने चारों बच्चों को गाड़ी में बिठाया और वहां से भाग गया चारों बच्चों को लेकर। अब उसके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी हुआ और एग्जैक्टली उन सारी की सारी कंडीशंस में क्या हुआ उसका तो नहीं पता, लेकिन फाइनली बच्चे एमिली के पास वापस आ चुके थे सेफली। मार्क को अरेस्ट कर लिया गया, उस पर किडनैपिंग के चार्जेस लगाए गए। लेकिन इवेल्युएशन के बाद यह पाया गया कि जो मार्क है वो ट्रायल स्टैंड करने के लिए फिट नहीं है, यानी कि मेंटली स्टेबल नहीं है। उसके बाद पता नहीं क्या क्या सर्कमस्टेंसेस बने, लेकिन फाइनली मार्क पर जो भी इल्जाम लगे थे वो सारे के सारे हट गए। मार्क वहां से छूट गया और अपनी आम जिंदगी एक बार फिर से जीने लगा। वो अब आराम से जॉब कर रहा था, अपने घर में रह रहा था और उसी दौरान वो एक आदमी से मिला जिसका नाम था जेमी आर्नोल्ड। इन दोनों ने डेट करना शुरू किया और जल्दी ही आपस में शादी कर ली। इसी समय मार्क ने डिसाइड किया था कि वो असल में अब अपने बच्चों से कोई भी संबंध नहीं रखना चाहता और ना ही उनसे कभी भी जिंदगी में दोबारा मिलना चाहता है। अब उसने नई शादी कर ली है, वो अपनी जिंदगी में मूव ऑन करना चाहता है और अपनी नई जिंदगी अच्छे तरीके से जीना चाहता है। अब उसको अपने बच्चों की कोई भी परवाह नहीं थी। अब उसके मन में एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ चुकी थी और वो ये थी कि उसके जो बच्चे हैं वो असल में उसके बच्चे हैं ही नहीं। इसीलिए उसने अपने बच्चों को अगले 4 सालों तक नहीं देखा। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन बाद में उसके पार्टनर जेमी ने फील किया कि मार्क के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अचानक से ही मार्क ने एक बार फिर से अपना मेडिकेशन लेना बंद कर दिया था। मैं आप लोगों को बता दूं कि शादी के बाद वो अपना मेडिकेशन ले रहा था और सब कुछ नॉर्मल था,
लेकिन बाद में उसने अपना मेडिकेशन लेना एक बार फिर से बंद कर दिया। उसको एक बार फिर से डेल्यूजन्स होने लगे, उसका पैरानोइया अब वापस आ चुका था। अब मार्क हर एक के ऊपर शक कर रहा था, अपने नेबर्स के ऊपर एक बार फिर से शक कर रहा था। उसे एक बार फिर से लगने लगा था कि उसके जो नेबर्स हैं उसके पानी की सप्लाई में जहर मिला रहे हैं। एक बार उसको अरेस्ट भी कर लिया गया क्योंकि वो कंप्लीटली नेकेड होकर सड़कों पर घूम रहा था। उसको साइकेट्रिक फैसिलिटी में भेज दिया गया और अब 2019 का समय आ चुका था। अब मार्क 50 इयर्स ओल्ड हो चुका था। इसी समय मार्क को उसकी जॉब से भी फायर कर दिया गया, यानी कि निकाल दिया गया, जहां पर वो अभी तक रिसर्च केमिस्ट के रूप में काम कर रहा था। और मुझे तो ये जानकर आश्चर्य होता है कि अभी तक वो अपनी जॉब बचाने में कामयाब कैसे रहा। खैर जो कुछ भी था, लेकिन फिलहाल अब उसकी जॉब जा चुकी थी और उसके लिए ये एक बहुत ही बड़ा झटका था। इधर जो उसका पार्टनर था, यानी कि उसका लाइफ पार्टनर जेमी, उसकी भी अब बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। उसने सीधे सीधे उसको बता दिया था, यानी कि मार्क को, कि मुझे तुम्हें डिवोर्स देना है। इधर जो मार्क की मेंटल हेल्थ थी वो और ज्यादा खराब होती जा रही थी, क्योंकि एक तो उसकी जॉब छूट गई और अब जेमी भी उसको छोड़कर जा रहा था। इस समय मार्क को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसको एक रेगुलर इनकम की जरूरत थी, क्योंकि अब उसके पास कोई भी काम नहीं था। अब उसने डिसाइड किया कि वो इंटरनेट पर जाएगा और वहां पर काम ढूंढेगा। और वो कोई भी काम अपनी एजुकेशन के हिसाब से ढूंढने वाला नहीं था, बल्कि वो एक एस्कॉर्ट के रूप में अब काम करने वाला था। और अब यहां से आज का ये जो केस है वो पूरी तरह से एक टर्निंग पॉइंट पर आ जाता है। 2019 में ही मार्क एक एस्कॉर्ट वेबसाइट पर जाता है, वहां पर अपनी एक प्रोफाइल बनाता है और अपने आप को एक नया नाम देता है। ये नाम था ओलिकोस काई ल्यूकस। अब पता नहीं ये नाम मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, लेकिन फिलहाल अब मार्क का यही नया नाम था। अब ये जो ओलिकोस या ओलिकस है, इसका ग्रीक में मीनिंग होता है वुल्फ। अब पता नहीं इसने अपना नाम वुल्फ पर रखा था, क्या रखा था, लेकिन फिलहाल इसका यही नाम था। साथ ही मार्क ने अपना एक अकाउंट ग्राइंडर पर भी बनाया। इन सारी वेबसाइट्स पर मार्क अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा था और इन ऑफर्स की कीमत थी $200 पर आवर। और अगर पूरे दिन के लिए किसी को उसकी सर्विसेज चाहिए तो वो थी $1500 फॉर द होल डे। अब मार्क को बहुत सारे क्लाइंट्स मिलने शुरू हो गए और वो बहुत सारा समय इन आदमियों के साथ गुजारने लगा। मार्क इस नए काम के दौरान बहुत ज्यादा खुश रहने लगा। उसको बहुत सारा पैसा मिल रहा था, जितना वो जॉब से कमा रहा था करीब उतना ही पैसा वो इन सर्विसेज से कमा रहा था, और साथ ही अपनी जिंदगी को उसके हिसाब से वो एंजॉय भी कर रहा था। इसके बाद जुलाई 2019 में मार्क एक व्यक्ति से मिला जिसका नाम था जेम्स कार्लसन। जेम्स कार्लसन 48 इयर्स ओल्ड था, यानी कि करीब मार्क की ही उम्र का था। और जेम्स के बारे में इसके अलावा बहुत ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। उसके बैकग्राउंड के बारे में भी कोई जानकारी मौजूद नहीं है। बस इतना पता है कि जेम्स को एक बहुत ही मैसिव कैनिबलिज्म फेटिश थी, यानी कि नरभक्षी होने के प्रति उसकी बहुत ज्यादा रुचि थी। और उसको फैंटेसी दूसरों का मांस खाने में नहीं थी, बल्कि वो ये फैंटेसी करता था कि उसको किसी के द्वारा खाया जा रहा है। ऐसी ही एक स्टोरी मैंने आपको पहले भी सुनाई थी, जिसमें एक महिला थी जो इसी तरीके की फैंटेसी करती थी, और इसी कारण उस केस में भी बहुत सारी डिस्टर्बिंग चीजें हुई थी। अगर हो सकेगा तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के अंत में दे दूंगी। खैर ये जो जेम्स नाम का व्यक्ति था जिसे कैनिबलिज्म की फेटिश थी, उसने ऑनलाइन कैनिबलिज्म फेटिश की कम्युनिटीज भी ज्वाइन की हुई थी, यानी कि बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज बनी हुई हैं जिसमें लोगों को कैनिबलिज्म को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इस तरह की कम्युनिटीज लोग रन कर रहे हैं और उनको रन करने की परमिशन भी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की कम्युनिटीज को बंद कर देना चाहिए। ऐसे लोग जो कि चाहते हैं कि कोई उनको खाए, वो लोग अपने आप को मीट बॉयज और मीट गर्ल्स कहलाना पसंद करते हैं इन कम्युनिटीज में। और जो लोग दूसरे लोगों को खाना चाहते हैं वो अपने आप को मैन ईटर्स या वुमेन ईटर्स कहलाना पसंद करते हैं। अब ये जो जेम्स नाम का व्यक्ति था, ये मार्क को कभी भी फिजिकली नहीं मिला था, बल्कि ये लोग ऑनलाइन मिले थे। इन लोगों ने जल्दी ही ऑनलाइन चैटिंग करनी शुरू कर दी थी और मार्क ये रियलाइज कर चुका था कि जेम्स को कैनिबलिज्म के प्रति बहुत ज्यादा फेटिश है। अब जेम्स तो ये चाहता था कि कोई इसको खाए, और इसके लिए वो किसी व्यक्ति को ऑनलाइन तलाश कर रहा था। जब इनकी बातचीत और ज्यादा आगे बढ़ी, तब एक दिन मार्क ने जेम्स से कहा कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा करना चाहता हूं
यानी कि मैं तुम्हें खाना चाहता हूं। अभी तक मार्क ने कभी भी कैनिबलिज्म में इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, लेकिन फिलहाल वो कैनिबलिज्म में इंटरेस्ट दिखा रहा था। शायद वो अपने क्लाइंट की फैंटेसी को पूरा करना चाहता था। अब इनकी ये बातचीत कई महीनों तक चलती रही। इस बातचीत के दौरान ये लोग आपस में बात करते थे कि मार्क किस तरीके से जेम्स को खाएगा, किस तरह से वो उसका कौन कौन सा अंग खाएगा। ये सारी कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा ग्राफिक होती थी, लेकिन जेम्स को ऐसा करने में बहुत ही अच्छा लगता था, और मुझे ऐसा लगता है कि मार्क को भी काफी अच्छा लगता होगा। अब जेम्स ने कहना शुरू किया कि मैं चाहता हूं कि जब तुम मुझे खाओ तो तुम मुझे एक पिग की तरह, यानी कि एक सुअर की तरह ट्रीट करो। यहाँ पर जेम्स मार्क को मास्टर शेफ कहकर बुलाता था, और जो मार्क था वो जेम्स को पिग कहकर बुलाता था, जो कि बहुत ज्यादा क्रीपी था। इनकी ये कन्वर्सेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा ग्राफिक है। अब धीरे धीरे मार्क ने जेम्स से ये कहना शुरू किया कि मैं अपना खुद का एक किलिंग रूम बनाने वाला हूं अपने घर के बेसमेंट में। इसने जेम्स से कहा कि जब मैं वो एक रूम बना लूंगा तब मैं तुम्हें अपने घर में इनवाइट करूंगा एक पिग की तरह, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या तुम्हारे साथ करूंगा, जो भी इनके कन्वर्सेशंस में होगा तुम्हारी बॉडी के साथ ये करूंगा, और उसके बाद तुम्हें खाऊंगा। अब ये एक फैंटेसी नहीं रह गई थी। अभी तक ऐसा लगता है कि मार्क सिर्फ अपने क्लाइंट को खुश करने के लिए बातें करता था, लेकिन अब मार्क ने सच में ही एक कस्टम किलिंग रूम अपने बेसमेंट में बनाना शुरू कर दिया था। ये किलिंग रूम बनाने के बाद उसने एक बहुत ही मोटा इंसुलेटेड डोर वहां पर फिट कर दिया था, ताकि वहां की कोई भी आवाज बाहर ना जा पाए, यानी कि वो साउंड प्रूफ हो जाए। साथ ही उसने एक स्लाइडिंग बार भी उसके आगे ऐड कर दिया था। उसके कारण पता ही नहीं चलता था कि ये कोई बेसमेंट में जाने का रास्ता है। वो घर की एक आम दीवार जैसा लगता था। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता तो देखकर बिल्कुल नहीं बता सकता था कि इसके पीछे कोई दरवाजा होगा, कोई गुप्त दरवाजा किसी गुप्त बेसमेंट में जाने के लिए। जब मार्क इस रूम को बना रहा था तब जेम्स को इसके बारे में वो सब कुछ बताता था। यहां तक कि जेम्स उससे ऑनलाइन पिक्चर्स मांगता था कि उस कमरे की मुझे पिक्चर्स भेजो, मुझे दिखाओ कि क्या प्रोग्रेस चल रही है। उसको इसमें बहुत ज्यादा प्लेजर मिलता था। वो बहुत ज्यादा खुश था कि मार्क उसके लिए किलिंग रूम बना रहा है। वो मार्क से रिक्वेस्ट करता था कि उसे उस रूम में क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या डिवाइसेस चाहिए। किलिंग डिवाइसेस की वो रिक्वेस्ट उसको भेजता था कि ये सारी की सारी डिवाइसेस तुम खरीदो और इस रूम में इंस्टॉल करो। जेम्स मार्क को बहुत सारी पिक्चर्स भेजता था, पिग की पिक्चर्स भेजता था, क्योंकि वो अपने आप को पिग के रूप में ही मार्क के सामने प्रेजेंट करता था कि मुझे पिग के रूप में तुम मारकर खाना। उसने मार्क को बहुत सारी पिग की पिक्चर्स भेजी। वो पिग छत से पुलिस सिस्टम के सहारे लटका हुआ है, साथ में एक नेकेड मैन भी लटका हुआ है, और बाद में उन दोनों को काट काट कर उनकी हत्या की जा रही है। इस तरह की पिक्चर्स वो उसको भेजता था और कहता था कि कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि वो बहुत अमीर बने अपनी जिंदगी में, लेकिन मैं तो बस एक पिग बनना चाहता हूं जो कि अपने मास्टर शेफ की सेवा करेगा। जेम्स के कहने पर मार्क ने अपने उस किलिंग रूम में पुलिस सिस्टम लगा लिया था, जिससे किसी भी व्यक्ति को आराम से ऊपर लटकाया जा सकता था, जिससे हत्या करने के बाद उसका सारा ब्लड वगैरह निकल जाए और उसके बाद आराम से उसको काटा जा सके। इन सारी चीजों की उसने जेम्स को पिक्चर्स भी भेजी थी, और वो ये सारी पिक्चर्स देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। जब उसने इन सारी की सारी पिक्चर्स को देखा तो उसने एक मैसेज किया मार्क को, जिसमें लिखा था, थैंक यू मास्टर शेफ, वाओ व्हाट अ गुड बूचर यू आर सर, जस्ट कॉल मी द फूड। अब इन सारे मैसेजेस से पता चलता था कि जेम्स ये सारी फैंटेसी को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है। अब हमें यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं पता है कि जेम्स के लिए ये सिर्फ एक फैंटेसी थी या वो सच में ऐसा चाहता था कि कोई उसको मारकर खा ले। लेकिन इधर जो मार्क था उसके लिए शायद अब ये सारी चीजें फैंटेसी नहीं रह गई थी। मार्क का माइंडसेट पूरी तरह से बदल चुका था। वो इसको फैंटेसी की तरह नहीं देख रहा था, बल्कि वो सच में जेम्स को मारकर अब शायद उसको खाना चाहता था। 10th ऑफ अक्टूबर 2019 के दिन जेम्स बस पकड़कर न्यूयॉर्क से मिशिगन की तरफ आया। उसे अब मार्क से सच में मिलना था। अब मार्क ने जाकर उसे बस स्टेशन से पिकअप किया और उसको घर लेकर आया। पता नहीं इन्होंने रास्ते में क्या क्या बातें की होंगी, इनके लिए ये सब कुछ ऑकवर्ड रहा होगा या नहीं रहा होगा। अब रास्ते में इनकी जो कुछ भी बातें हुई होंगी, लेकिन जेम्स यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्क के साथ उसका बस एक फिजिकल रिलेशनशिप होगा, और शायद इससे ज्यादा उसको कुछ भी नहीं चाहिए था। लेकिन रास्ते में जब वो मार्क की गाड़ी में था तब उसको नींद आ गई। ऐसा लगता है कि मार्क ने उसके ड्रिंक में कुछ ना कुछ मिला दिया था, उसके पानी में कुछ ना कुछ मिला दिया था। इसके बाद जेम्स मार्क की गाड़ी में सो चुका था।
जब जेम्स की नींद खुली तो उसने अपने आप को मार्क के घर के उसी किलिंग रूम में पाया। जेम्स ने पाया कि वो एक बड़ी सी टेबल पर बंधा हुआ था, बेल्ट्स के सहारे। अब जेम्स बहुत ज्यादा घबरा गया। अब वो समझ गया था कि ये जो व्यक्ति है यानी कि मार्क, वो सच में इस फैंटेसी को पूरा करने वाला है, वो शायद उसको मारकर खाने वाला है। जेम्स ने सोचा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये सब कुछ मैं सिर्फ ऐसे ही कह रहा था। असल में जेम्स की ये सिर्फ एक फैंटेसी थी, लेकिन वो इस फैंटेसी के बारे में इतनी ज्यादा बातचीत करने लगा था कि शायद ये सब कुछ मार्क को सच लगने लगा था। अब उसको मरना नहीं था, यानी कि जेम्स को मरना नहीं था। और अच्छी बात यह थी कि मार्क उस समय कमरे में मौजूद नहीं था। जेम्स को पता था कि अगर उसको भागना है तो उसके लिए यही मौका है। उसने एक बड़ा सा बूचर्स नाइफ देखा जो कि टेबल के बगल में ही रखा हुआ था। अब वो मनी मन बहुत ज्यादा घबरा रहा था। उसे पता था कि इस बुचर्स नाइफ को उसी की हत्या के लिए रखा गया है। उसने किसी तरीके से उस नाइफ को उठाया, अपनी बेल्ट्स को काटा, अपने आप को मुक्त किया और उसके बाद उस डंजन से निकलकर किसी प्रकार से वो फ्रंट डोर से होता हुआ घर से बाहर भाग गया। उसके हाथ में वो बुचर्स नाइफ अभी भी था। अगर मार्क उसके पीछे आता तो शायद जेम्स उस पर हमला कर देता। पता नहीं किस तरह से जेम्स ने मैनेज किया, लेकिन उसने एक 911 कॉल की और इस 911 कॉल की रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं। I'm sorry, what's that? I'm trying to escape from some guy who had me chained up in his basement. You had you chained in his basement? Where are you calling from? I don't know. अब इसी कॉल के सहारे पुलिस वालों ने जेम्स को ट्रैक किया। वो उसको पुलिस स्टेशन लेकर आए और अब उससे क्वेश्चनिंग करने लगे कि कौन था वो क्रीपी व्यक्ति जो तुम्हें अपने बेसमेंट में लेकर गया था। लेकिन जैसे ही जेम्स पुलिस स्टेशन पर पहुंचा, उसने पुलिस वालों के साथ कोऑपरेट करना बंद कर दिया। वो पुलिस वालों से लगातार झूठ बोल रहा था। उसने कहा कि मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि वो व्यक्ति कौन था, वो कहाँ पर रहता था, मुझे उस व्यक्ति के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है कि वो कौन था। हालांकि ये सब कुछ बिल्कुल झूठ था। मार्क और जेम्स आपस में महीनों से बात कर रहे थे और एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे। लेकिन जेम्स ने मार्क के बारे में बताया कि वो बिल्कुल एक स्ट्रेंजर व्यक्ति था, हम तो अचानक से ही मिल गए थे और इसीलिए मैं मार्क के घर पर चला गया था। और उसने ये भी कहा कि जो उसको टेबल पर बांधा गया था वो उसके कंसेंट से ही बांधा गया था। मार्क ने उसके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की थी, लेकिन बाद में वहां से ही सब कुछ गड़बड़ होगी, मैं घबरा गया और इस कारण से मैंने आपको फोन कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि जेम्स ने पुलिस वालों से झूठ इसलिए बोला होगा क्योंकि अगर वो कैनिबलिज्म वाली बात स्वीकार कर लेता तो ये बात बहुत बड़ा मुद्दा बन जाती। हो सकता है कि किसी प्रकार का उसके ऊपर कोई केस भी बन जाता। इन सारी चीजों से बचने के लिए उसने पुलिस वालों से झूठ बोल दिया था। इसके बाद जेम्स ने कोई भी बात करने से पूरी तरह से मना कर दिया। वो पूरी तरह से शट डाउन हो चुका था। उसने कहा कि आपको इन्वेस्टिगेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमारे बीच में ऐसी लड़ाई हो गई थी और कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके बाद जेम्स पुलिस स्टेशन से बाहर निकला, उसने बस पकड़ी और वापस अपने घर चला गया। अब पुलिस वालों को मार्क के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि उस व्यक्ति का नाम मार्क है, ये भी पुलिस वालों को पता नहीं था। अगर उस दिन जेम्स पुलिस वालों को ये सारी चीजें बता देता कि वहां पर क्या हुआ था, तो आगे जो कुछ भी हुआ उसको रोका जा सकता था। इस घटना के कुछ ही दिनों के बाद 25 ऑफ नवंबर 2019 के दिन मार्क एक दूसरे व्यक्ति को लेकर अपने घर पर पहुंचा। ये जो व्यक्ति था, इसका केवल हमें नाम पता है, उसका नाम था एडम। वो 29 ईयर्स ओल्ड था और वो मार्क का एक क्लाइंट था। वो मार्क के घर में पहले भी कई बार आ चुका था और वो वहां पर सिर्फ फिजिकल रिलेशंस के लिए आता था। उस दिन मार्क एडम को लेकर बेसमेंट में पहुंचा जहां पर उसने किलिंग रूम बनाया हुआ था। पता नहीं वो उसको जबरदस्ती लेकर गया या वो अपनी इच्छा से गया, लेकिन इसे वो वहां पर लेकर गया और उसको टेबल पर उसी तरीके से बांध दिया जैसे जेम्स को बांधा था। लेकिन एडम ने किसी तरीके से अपने बंधन छुड़ाए और उस दिन वो फ्रंट डोर से निकलकर वहां से भागने में कामयाब रहा। वहां से निकलकर वो एक पड़ोसी के घर पर पहुंचा और जोर जोर से दरवाजे पर नॉक करने लगा। अब नेबर ने आकर दरवाजा खोला भी, लेकिन वो एडम को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो गया क्योंकि जो एडम था वो पूरी तरह से ब्लड से कवर्ड था और उसके शरीर पर केवल 2 लेदर की बेल्ट्स थी। एडम ने पड़ोसी की बाह पकड़ ली और कहने लगा कि हेल्प मी, उसको दूर रखना, मुझसे दूर रखना, और वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। पड़ोसी बहुत ज्यादा घबरा चुका था। वो अंदर गया और उसने 911 को कॉल किया। इधर जो मार्क था वो भी ढूंढता ढूंढता एडम को अपने पड़ोसी के घर पहुंच चुका था। मार्क ने उस समय केवल एक लेदर की किल्ट पहनी हुई थी और मार्क की छाती पर भी कुछ बेल्ट्स वगैरह थी जो कि उसने किसी कॉस्ट्यूम के रूप में पहनी हुई थी। जिस समय मार्क वहां पर पहुंचा, एग्जैक्टली उसी समय पर वहां पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी। पुलिस ने तुरंत ही मार्क को अरेस्ट कर लिया
और एडम को क्वेश्चनिंग के लिए ले गई। लेकिन जब पुलिस ने एडम से क्वेश्चन पूछे तो एडम पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था। जो एडम था वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि पुलिस वालों को पता चले कि वो मार्क के घर में क्या करने के लिए गया था। वो ये नहीं दिखाना चाहता था कि वो मार्क का एक क्लाइंट था। उसे पता था कि उसके ऊपर चार्जेस लग सकते हैं। अब जब पुलिस वालों को मार्क के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला तो ऑब्वियसली उन्होंने मार्क को छोड़ दिया था। मार्क एक बार फिर से एक जुर्म करके छूटने में कामयाब हो चुका था। इसके बाद करीब 2 हफ्ते बीत गए, लेकिन इस बार मार्क को एक बार फिर से पुलिस ने आकर अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि उसने अपने बच्चों के लिए जो चाइल्ड सपोर्ट देना होता है उसको पे नहीं किया था। लेकिन उसके बाद जल्दी ही उसको रिलीज कर दिया गया। अब हम दिसंबर 2019 की तरफ चलते हैं। यहां तक आते आते मार्क के अंदर बहुत ज्यादा कैनिबलिज्म फेटिश हो चुकी थी। वो अब इस फेटिश को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्निंग साइट्स पर विजिट कर रहा था। लोगों के साथ अजीब अजीब सी बहुत ज्यादा ट्रबलिंग कन्वर्सेशंस हो रही थी उसकी। और उसके बाद एक बार फिर से मार्क उसी जेम्स के टच में आया, जो जेम्स एक बार मार्क के घर में विजिट कर चुका था और जिसको मार्क ने टेबल पर बांध दिया था। अब जेम्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर एक बार फिर से मार्क से बातचीत करने लगा। वो मार्क से पूछने लगा कि मेरे जाने के बाद तुमने किलिंग रूम में क्या क्या बदलाव किए हैं। वो सब कुछ जो इन पिछले कुछ महीनों में मार्क के साथ हुआ था जेम्स जानना चाहता था। मार्क जेम्स को बताने लगा कि उसने उस रूम में क्या क्या नए बदलाव किए हैं, वो क्या क्या नई टॉर्चर डिवाइसेस लेकर आया है। वो ये सारी चीजें जेम्स को बताता था। जेम्स कहता था कि तुम मुझे पिक्चर्स भेजो। इस तरह की बातें इनके बीच में लगातार चल रही थी। अब अनबिलीवेबली जेम्स मार्क से कहने लगा कि मैं एक बार फिर से तुम्हारे घर आऊंगा। मार्क ने उससे कहा कि इस बार तुम्हें ठीक से कोऑपरेट करना पड़ेगा, वरना पिछली बार की तरह सब कुछ खराब हो जाएगा। अब जेम्स ने मार्क से कहा कि मैं तुम्हारे किलिंग रूम में यानी कि बेसमेंट वाले रूम में परमानेंटली शिफ्ट होना चाहता हूँ। अब पता नहीं यहाँ पर जेम्स अपने फेटिश के कारण इस तरह की बातचीत कर रहा था या वो सच में उस रूम में शिफ्ट होना चाहता था। लेकिन इधर जो मार्क था वो बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने लगा जेम्स के लिए, ताकि जब वो आए तो वो उस रूम में परमानेंटली रह सके। लेकिन जेम्स ने कहा कि अभी मैं तुरंत वहां पर नहीं आ सकता, मैं एक ट्रिप पर जा रहा हूँ, हवाई ट्रिप पर, और उसके बाद जब मैं वहां से लौटूंगा तब मैं वहां पर आऊंगा। अब मार्क को ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसको बहुत जल्दी पड़ी हुई थी, उसको बहुत जल्दी एक विक्टिम चाहिए था। अब इस केस में एक नए व्यक्ति की एंट्री होती है जिसका नाम था केविन बेकन। केविन बेकन का जन्म हुआ था 1994 में। तो जिस पॉइंट में उसकी एंट्री हुई इस केस में, उस समय उसकी एज थी 25 ईयर्स। केविन नाम का ये जो व्यक्ति था उसको मेकअप के प्रति बहुत ज्यादा पैशन था, हेयर स्टाइलिंग के प्रति बहुत ज्यादा वो ऑब्सेस्ड था, और जितनी भी चीजें ब्यूटी वगैरह से जुड़ती थी उनमें वो बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता था। जब उसने अपना हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया उसके बाद वो एक हेयर ड्रेसर बन गया। अगर हम केविन की बात करें तो वो एक बहुत ही काइंड व्यक्ति था, बहुत ही इनक्रेडिबल था और दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा इम्पेथेटिक था। लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर वो काफी समय से स्ट्रगल कर रहा था। उसके जितने भी रोमांटिक रिलेशनशिप्स होते थे उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी। इसके अलावा उसको अपने बॉडी को लेकर इश्यूज थे, सेल्फ एस्टीम को लेकर इश्यूज थे, ईटिंग डिसऑर्डर्स थे, और इसी कारण से उसने कई बार सेल्फ हार्म भी किया था, यानी कि अपने आप को नुकसान पहुंचाया था। यहां तक कि एक बार उसने अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी। केविन गे था और उसके बहुत सारे आदमियों के साथ संबंध रहे थे कई सालों से, और इसके लिए वो टिंडर और ग्राइंडर जैसी एप्लीकेशंस को यूज करता था। केविन कई बार इस तरह के हुकअप्स केवल इसलिए करता था क्योंकि वो अपनी डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहता था। क्रिसमस से केवल 2 दिन पहले 23 दिसंबर 2019 के दिन मार्क अपने घर में जेम्स का वेट कर रहा था। वो इस चीज का वेट कर रहा था कि जेम्स जल्दी हवाई की ट्रिप से लौटेगा और उसके बाद उसके घर आएगा। लेकिन इसी समय पर केविन मार्क से ऑनलाइन मिला। केविन ने मार्क की प्रोफाइल ग्राइंडर पर देखी थी और उसको एक मैसेज भेजा था। अब ये दोनों आपस में बातचीत करने लगे अपनी फैंटेसीज के बारे में। मार्क ने इसको लिखा कि मैं डोमिनेट करना पसंद करता हूँ। तब केविन ने इसे बताया कि मैं एक बार मल्टीपल लोगों के साथ रहना पसंद करूंगा और मैं चाहता हूं कि मुझे बांध दिया जाए और मेरा कंट्रोल पूरी तरह से मेरे ऊपर से हट जाए, और उसके बाद बहुत सारे आदमी वहां पर मौजूद हों और वो मेरे साथ एक तरह से जबरदस्ती करें। मार्क ने इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड किया। उसने बताया कि मैं ये सारी चीजें यानी कि तुम्हारी सारी फैंटेसीज सच में बदल सकता हूँ।
अब केविन बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसने कहा कि अरे तुम मेरे लिए सारे के सारे अरेंजमेंट कर सकते हो। तो मार्क कहने लगा कि हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल ये सब कुछ अरेंजमेंट कर सकता हूँ और कल ही कर सकता हूँ। और ये ऑफर केवल आज के लिए है, या तो इसको एक्सेप्ट कर दो या फिर रिजेक्ट कर दो। अब केविन इन सारी चीजों के लिए राजी हो गया और उसके बाद ये दोनों मिलकर डिटेल्ड प्लान्स बनाने लगे। अब मार्क ने केविन से कहा कि मैं चाहता हूं कि वहां पर एक लड़ाई हो, और लड़ाई से जो तुम्हारी फैंटेसी है वो और भी ज्यादा अच्छी लगेगी। इन सारी चीजों के लिए केविन मान गया था। मार्क ने केविन से ये भी पूछा कि अगर तुम्हारी कोई मेडिकल कंडीशन है, अगर तुम्हें कोई बीमारी है तो वो भी बता दो। केविन ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मार्क ने केविन से कहा कि तुम्हें मेरे घर पर बांध कर लाया जाएगा और तुम्हारी आंखें भी बंधी हुई होंगी, यानी कि ढकी हुई होंगी, और उसके बाद 5 व्यक्ति वहां पर आएंगे और तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेंगे। केविन ने कहा कि हाँ, ये तो प्लान बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तुमसे कल मिलता हूँ। इसके बाद अगला दिन आया, यानी कि 24 दिसंबर, और उसके बाद मार्क उस दिन कंप्यूटर पर बहुत ही कंसर्निंग सर्चेस कर रहा था। ये ढूंढ रहा था बुचर्स नाइफ्स, डैगर्स, रेजर्स, हंटिंग नाइफ्स। इसके अलावा नाइफ्स को शार्प करने के लिए भी जो डिवाइसेस होती हैं उनको भी सर्च कर रहा था। इसके बाद 24 दिसंबर की इवनिंग में, यानी कि क्रिसमस ईव पर, ये दोनों एक शॉपिंग मॉल में मिलते हैं। मार्क के पास एक बैग था जिसमें बहुत सारी डिवाइसेस थी, जिसमें ब्लाइंड फोल्ड भी था, हार्नेस भी था, जिससे अब केविन को बांधा जाना था। इसके बाद ये दोनों जाकर मार्क की गाड़ी में बैठ जाते हैं। उस समय केविन अपना एक लास्ट मैसेज अपने एक फ्रेंड को भेजता है, जिसमें लिखा था कि मैं फन करने जा रहा हूँ, वहां पर और भी बहुत सारे लोग होंगे, मैरी डिकमस, और अब मैं श्योर नहीं हूं कि कब मैं वापस आऊंगा। हो सकता है मैं लेट हो जाऊं, इसलिए अगर मेरी माँ का फोन आता है तो उनको बता देना कि मैं सो रहा हूं। केविन की बातचीत इस मोमेंट के बाद किसी से भी नहीं हुई। यह आखिरी बार था जबकि उसने किसी को भी मैसेज किया था या फिर किसी से कांटेक्ट किया था। इसके बाद जल्दी ही ये लोग मार्क के घर में पहुंच चुके थे। अब यहां आने के बाद मार्क ने केविन से कहा कि अपने सारे के सारे कपड़े रिमूव कर दो, और इसके अलावा उसने उसका सारा पैसा, उसकी आईडीज, उसका फोन, सब कुछ केविन से ले लिया और ले जाकर अपनी गाड़ी में लॉक कर दिया। इसके बाद इसने केविन की आंखों में पट्टी बांधी और कहने लगा कि यहां से तुम्हारी फैंटेसी शुरू होती है। अब मार्क इस तरह की एक्टिंग करने लगा जैसे कि वहां पर 5 और लोग मौजूद हों और वो उनको रूम में इनवाइट कर रहा हो। हालांकि ऑब्वियसली ये सारी की सारी चीजें झूठ थी। वहां पर मार्क और केविन के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि मार्क अब इन 5 आदमियों की एक्टिंग करने लगा, केवल केविन को यह एहसास दिलाने के लिए कि वहां पर 5 लोग मौजूद हैं। अब केविन तो अच्छी तरीके से ब्लाइंड फोल्डेड था, वो कुछ भी नहीं देख सकता था। अब मार्क अलग अलग 5 लोगों की आवाजें निकालने लगा, अलग अलग एक्सेंट्स में बोलने लगा और प्रिटेंड करने लगा जैसे कि वहां पर 5 लोग मौजूद हों। और केविन ने पता नहीं कैसे, लेकिन शायद उसकी बात पर विश्वास भी कर लिया। मार्क अभी तक केविन को अपने सीक्रेट बेसमेंट रूम में, यानी कि किलिंग रूम में ले जा चुका था, और केविन उसकी सारी की सारी बातें मान रहा था क्योंकि वो खुद ही एक विलिंग पार्टिसिपेंट था। मार्क ने अब केविन को उसी टेबल पर बांध दिया था जहां पर वो पहले एडम को और जेम्स को बांध चुका था, लेकिन वो वहां से छूटने में कामयाब हो गए थे। अब यहां पर केविन को बांधने के बाद मार्क ने कहा कि मैं अपस्टेयर्स जा रहा हूं, वहां पर जो भी लोग हैं अब वो यहां पर आएंगे। मार्क वहां से ऊपर चला गया, लेकिन वो वहां से अपना हंटिंग नाइफ लेने के लिए गया था, वही नाइफ जो कि उसने आज ही वॉलमार्ट से लिया था। अब मार्क लौटकर बेसमेंट में आता है और केविन से पूछता है कि क्या तुम इस फैंटेसी के लिए अब तैयार हो। तो केविन कहता है कि हाँ हाँ, आई एम रेडी। जैसे ही मार्क ये सुनता है, वो उस नाइफ को लेता है, उसे हवा में उठाता है और केविन के नेक के, यानी कि गर्दन के पिछले हिस्से पर जोर से प्रहार करता है। इसके बाद मार्क घूमकर आगे आता है और केविन का गला उस चाकू से काटना शुरू कर देता है। अब वहां पर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है। जल्दी ही केविन मारा जाता है, सिर्फ उसकी बॉडी अब वहां पर बाकी रह गई थी। अब यहां से मार्क के कैनिबलिज्म वाले एक्ट शुरू होने वाले थे, वही एक्ट जिसके कारण ये केस बहुत ज्यादा बदनाम हुआ। इससे आगे का जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। अब मार्क ने कुछ रस्सियां उठाई और केविन के एंकल्स के चारों ओर बांधनी शुरू कर दी। इसके बाद मार्क ने जो पुलिस सिस्टम वहां पर लगवाया हुआ था, उसकी सहायता से उसने केविन की बॉडी को वहां पर उल्टा टांग दिया। इस समय तक आते आते जो मार्क था, उसको कैनिबलिज्म का बहुत ज्यादा शौक चढ़ चुका था।
वो बहुत समय से किसी इंसान का मांस खाना चाहता था। हालांकि वो पहले कैनिबल नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जेम्स से बातचीत करने के बाद उसके अंदर की ये जो फेटिश थी कहीं ना कहीं छुपी हुई, वो खुलकर सामने आ चुकी थी। और ऐसा वो बहुत लंबे समय से करना चाहता था और आज उसको ये मौका मिल चुका था। वो बहुत समय से फैंटेसाइज कर रहा था कि कौन कौन से पार्ट्स वो खाएगा, कैसे कैसे वो बॉडी को काटेगा, और इस तरह की चीजें वो बहुत समय से इमेजिन करता आ रहा था। अब मार्क अपना हंटिंग नाइफ लेकर केविन की बॉडी के पास गया। उसने केविन के स्क्रोटम को यानी कि अंडकोश को धीरे से आराम आराम से काटा। उसके बाद उसने केविन के दोनों टेस्टिकल्स रिमूव कर दिए और तब तक क्रिसमस की मॉर्निंग हो चुकी थी, यानी कि 25 ऑफ दिसंबर आ चुका था। अब मार्क ने वो दोनों टेस्टिकल्स लिए, अप स्टेयर्स गया, अपनी किचन में पहुंचा। वहां पर पहुंचकर उसने अपना आयरन का पॉट निकाला और उसमें कुछ तेल गर्म किया। उसके बाद उसने अपना चॉपिंग बोर्ड उठाया। उसने उस टेस्टिकल्स के बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस करना शुरू किया। उसके बाद वो जितने भी थिन स्लाइसेस थे वो उसने पैन में अच्छी तरीके से प्लेस किए। उसके बाद वो उनको सौते करने लगा, उनके ऊपर सॉसेस डाली और उसके बाद सुबह के करीब 2 बजे यानी कि क्रिसमस मॉर्निंग पर उसने ये जो टेस्टिकल्स थे ये अच्छी तरीके से एक प्लेट में अपने लिए सर्व किए। उसके बाद वहीं पर किचन टेबल पर बैठकर वो उनको बहुत स्वाद ले लेकर, मतलब कि बहुत ज्यादा इंजॉय करते हुए खाने लगा। अब आप समझ ही सकते हैं कि ये आदमी कितना ज्यादा वियर्ड था और हम कह सकते हैं कि वो एक शैतान बन चुका था। जब उसने आराम से वहां पर बैठकर उन टेस्टिकल्स को पूरा खा लिया, तब उसने जो पिक्चर्स खींची थी इस डिश की वो उसने जेम्स को भेजी। जेम्स आपको याद ही होगा, जिसने कहीं ना कहीं मार्क के साथ बातचीत करके शायद इसके अंदर इस फेटिश को पैदा किया था। इन फोटोज के साथ मार्क ने कैप्शन लिखा, आई किल्ड केविन, और ये भी लिखा था कि केविन इज माई हीरो। और अगर आपको जेम्स का रिएक्शन जानना है तो वो ये था कि जेम्स इन पिक्चर्स को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने रिप्लाई किया, आई होप यू एंजॉय देम। और उसके बाद उसने मार्क के किलिंग रूम की और पिक्चर्स मांगी। अब पता नहीं यहां पर शायद जेम्स को ये लग रहा हो कि शायद ये भी इसकी फैंटेसी है, शायद मार्क इससे झूठ बोल रहा है। मैं उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहती हूँ, लेकिन असल में जेम्स के मन में क्या था इसकी कोई जानकारी नहीं थी। दिख तो यही रहा था कि जेम्स को केविन की कोई भी परवाह नहीं थी और वो इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा था। फिलहाल मार्क ने पिक्चर्स वगैरह भेज दी थी। उसने केविन के टेस्टिकल्स भी आराम से खा लिए थे। वो पूरी तरह से खून से कवर्ड था, खून से लथपथ था, लेकिन वो सीधा वैसे ही ब्लड से लिपटा हुआ अपने बेडरूम में गया और अपने बेड पर जाकर सो गया। शायद ये भी मार्क की एक फैंटेसी रही होगी कि वो अपने विक्टिम के ब्लड से लथपथ होकर अपने बेड पर सोने के लिए जाएगा। फिर अगले दिन सुबह के 9 बज चुके थे। ये क्रिसमस डे था, क्रिसमस मॉर्निंग थी और केविन के पेरेंट्स केविन का वेट कर रहे थे क्रिसमस ब्रेकफास्ट के लिए, जो कि उनका एक कस्टम था। हर साल वो ऐसा करते थे, उनकी पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठा होकर ब्रेकफास्ट किया करती थी और इस अपॉर्चुनिटी को केविन कभी भी मिस नहीं करता था। लेकिन इस बार केविन अपने माँ बाप के घर पर नहीं पहुंचा, जो कि एक बहुत ही एबनॉर्मल बात थी। वो केविन को बहुत ज्यादा फोन भी कर रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली केविन इनके फोन को आंसर नहीं कर रहा था। वो समझ चुके थे, यानी कि उसके घर वाले, कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। बाद में उसी दिन केविन की गाड़ी शॉपिंग मॉल की पार्किंग से बरामद हो गई थी। उस गाड़ी के अंदर फ्रेश ग्रोसरीज पड़ी हुई थी और अगर उसने फ्रेश ग्रोसरीज खरीदी थी तो इस तरह से वो अचानक से कहीं भी नहीं जा सकता था। और इससे भी बड़ी बात यह कि अपनी गाड़ी को एक मॉल की पार्किंग में छोड़कर वो गायब नहीं हो सकता था। अब केविन के घर वालों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट पुलिस स्टेशन जाकर दर्ज करवा दी थी। अब कुछ दिन और बीत गए, पुलिस वालों को केविन की कोई भी खबर नहीं मिल रही थी। इधर केविन के जो फ्रेंड्स थे, उसके फैमिली मेंबर्स थे, उन्होंने बहुत सारे मिसिंग पोस्टर्स छपवाए, एक तरह से एक सर्च कैंपेन शुरू की और उसके बाद इस कैंपेन में बहुत सारे लोग शामिल हो गए। अब पुलिस वालों ने केविन की ऑनलाइन एक्टिविटी चेक की, तब उन्हें केविन के ग्राइंडर अकाउंट के बारे में पता चला और तब उन्होंने देखा कि वो जिस दिन गायब हुआ था उस दिन वो एक आदमी से बात कर रहा था, जो कि वैसे तो मार्क था, लेकिन आपको पता ही है कि वो ग्राइंडर में अपना असली नाम यूज नहीं कर रहा था। लेकिन पुलिस वालों को वहां से मार्क की प्रोफाइल पिक्चर मिल चुकी थी। पुलिस वाले उस पिक्चर को देखते ही पहचान गए कि ये कौन है।
कुछ समय पहले ही उन्होंने मार्क को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा पहले भी मार्क की 2 बार कंप्लेंट आ चुकी थी, लेकिन पुलिस वाले उसे गिरफ्तार नहीं कर पाए थे। अब पुलिस वाले समझ गए थे कि मार्क का कोई ना कोई हाथ है केविन को गायब करने में, या हो सकता है उसने केविन के साथ कुछ कर दिया हो। अब ये लोग मार्क के घर पहुंचे, और ये लोग मार्क के घर पहुंचे थे 27 दिसंबर के दिन। और मुझे इन पिक्चर्स को देखकर सबसे अजीब बात ये लगी कि मार्क ने अपने घर में क्रिसमस की लाइट्स भी लगाई हुई थी। यहां तक कि उसके घर के अंदर एक क्रिसमस ट्री भी था, जो कि बहुत अच्छी तरीके से उसने डेकोरेट किया हुआ था। ये सब कुछ करने के बाद भी वो अपने घर में इतने भयानक कांड कर रहा था। अब पुलिस वाले इसके घर के अंदर गए, इन्होंने इसके घर की तलाशी ली, लेकिन एक तरह से इन्होंने बेसमेंट को मिस ही कर दिया था। तभी अचानक से ही एक पुलिस वाले को एहसास हुआ कि इसके पीछे कुछ ना कुछ हो सकता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि उसने अच्छी तरीके से उस बेसमेंट का दरवाजा छुपाया हुआ था। एक नजर में पता ही नहीं चलता था कि इसके पीछे कोई सीक्रेट बेसमेंट हो सकता है। अब पुलिस वालों को जब वो डोर मिला तो उसे खोलकर वो लोग नीचे पहुंचे। वहां से उन्हें केविन की बॉडी बहुत ही बुरी हालत में बरामद हो चुकी थी। उस समय भी वो उस छत से उल्टा लटका हुआ था। अब पुलिस वालों ने जाकर तुरंत ही मार्क को गिरफ्तार कर लिया था और सीधा उसको क्वेश्चनिंग के लिए ले गए थे। इन इंटरव्यूज के दौरान मार्क ने सब कुछ मान लिया था। वो सब कुछ विस्तार में बता रहा था कि उसने किन किन लोगों के साथ क्या क्या किया। वो पूरी तरह से इमोशनलेस था। सबसे पहले तो उसने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश भी की थी। उसने पहले तो ये जताया कि जो भी मर्डर था उसने ये तो माना कि मैंने किया है और कैसे किया है, लेकिन ये दिखा रहा था कि ये सब कुछ कंसेंसुअल था, यानी कि सहमति से हुआ था। केविन खुद ही चाहता था कि उसका मर्डर कर दिया जाए, और उसके बाद ये भी चाहता था कि उसको खा लिया जाए। I've never done this before. I don't have never done this before. We chatted for a while. He described the things that he wanted. We made the agreement. He was supposed to disappear, be gone. मार्क पुलिस वालों को यह भी बता रहा था कि केविन अपनी बॉडी के साथ क्या क्या करना चाहता था। उसने ये भी बताया कि केविन ने मुझसे कहा था कि मेरी जितनी भी बोन्स होंगी उनको बोन मील में बदल दिया जाए और उसके पेरेंट्स को दे दिया जाए, और उसके बाद उसके पेरेंट्स ट्यूलिप्स के पौधों पर उसकी बोन्स की राख छिड़केंगे और ट्यूलिप्स अच्छी तरीके से उनके गार्डन में उगेंगे। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये जो मार्क नाम का व्यक्ति था ये मेंटली कितना ज्यादा सिक था। वो बस यही साबित करने की कोशिश कर रहा था कि केविन ने एक तरह से सुसाइड किया है, और सुसाइड करने के बाद अपनी बॉडी को यूज करने की भी परमिशन पूरी तरह से मार्क को दे दी है। Several things. What was I going to do? Part of it was the process of turning, that what portions of his body couldn't be used or gotten. That there were certain things as far as turning his bones into bone meal, turning them into something that would grow tulips for his family. मार्क बिल्कुल डिटेल में बता रहा था कि किस तरह से उसने केविन का मर्डर किया, कैसे आराम से उसने टेस्टिकल्स को काट कर निकाला, ऊपर गया, उनको पकाया, उनको खाया। ये सारी चीजें वो पूरी तरह से डिटेल में बता रहा था। वहां पर जितने भी डिटेक्टिव्स मौजूद थे वो बहुत ज्यादा शॉक में थे। ये कोई ऐसा केस नहीं था जो कि एक यूजुअल केस था और रोज रोज उनके सामने आता था। ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा मेज्ड अप था। Honoring my word to what I said I would do, I cut them out, and I took them upstairs and I ate them. अब इन्होंने मार्क को ऑफिशियली अरेस्ट किया और उसके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगाए गए, और साथ ही केविन की बॉडी के साथ छेड़छाड़ करने के भी आरोप लगाए गए। इधर मार्क उनसे कह रहा था कि क्या अब मैं घर जा सकता हूँ, मेरे घर में मेरा डॉग भी है, मुझे उसकी केयर करनी है। तो इस तरह की बातें वो आराम से पुलिस वालों के साथ कर रहा था, जैसे कि वो कंफ्यूज्ड हो कि उसने कोई गलत काम किया है या कोई सही काम किया है, उसको समझ में ही ना आ रहा हो। शायद उसको ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर मर्डर के चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे, क्योंकि पुलिस वाले इस कहानी पर विश्वास कर लेंगे कि सब कुछ केविन के कंसेंट से हुआ था। वो लगातार अपनी इसी कहानी से चिपका हुआ था, और बाद में उसने नॉट गिल्टी प्लीड किया। उसके बाद उसको जेल भेज दिया गया। वो अपने ट्रायल का वेट करता रहा, और ऐसे ऐसे करके 3 साल गुजर गए। इधर जो केविन की फैमिली थी, जब उन्हें सारी कहानी पता चली तो वो पूरी तरह से टूट चुके थे। केविन का मर्डर भी हो चुका था, और वो भी इतने भयानक तरीके से। और इन सब के ऊपर अब वो जो मर्डरर है, यानी कि जो हत्यारा है, वो ये दावा कर रहा है कि केविन ऐसा खुद चाहता था। वो खुद चाहता था कि उसको मारा जाए, खाया जाए, और उसके बोन मील को
उसके पेरेंट्स को दे दिया जाए ट्यूलिप्स उगाने के लिए। ये सब कुछ उनके लिए बहुत ज्यादा था। हालांकि बाद में साबित हो गया था कि मार्क को कैनिबलिज्म फेटिश है और उसको अपने लिए बस एक विक्टिम की तलाश थी। इधर पुलिस वालों को जेम्स के बारे में भी पता चल गया था, जिसको इसने डेड बॉडी की इमेजेस भेजी थी, मील की इमेजेस भेजी थी, और जेम्स ने ये सब कुछ देखते हुए भी पुलिस को कभी भी रिपोर्ट नहीं किया था। लेकिन जेम्स के ऊपर कभी भी कोई भी चार्जेस नहीं लगाए गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर चार्जेस लगने चाहिए थे। इसके बाद सितंबर ऑफ 2022 में मार्क ने गिल्टी प्लीड कर दिया, यानी कि उसने मान लिया कि उसने हत्या की है। अब जब उसने गिल्टी प्लीड कर लिया था तो उसके ऊपर कोई ट्रायल नहीं चलना था, उसको सीधे सजा दे दी गई और उसको लाइफ इन प्रिजन की सजा मिली, जिसमें पैरोल की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। यानी कि वो अपनी बची खुची जिंदगी अब जेल में गुजारेगा। इस समय भी जो मार्क है वो मिशिगन की जेल में बंद है। अभी भी मार्क के मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा सवाल उठते हैं कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया था, उसको डिप्रेशन था या क्या था, लेकिन इसके कोई भी डेफिनेट आंसर आज तक नहीं मिले हैं। उसकी कई बार डायग्नोसिस हो चुकी है, लेकिन कभी भी कुछ भी निकलकर साफ साफ सामने नहीं आया है। तो फिलहाल मार्क जेल में बंद है। ये केस यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये केस आपको कैसा लगा, और प्लीज एक एक कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग स्टोरी देखते हैं लेकिन कमेंट भी नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं, और बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये एक छोटा सा चैनल है, और अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर आप किसी बड़े चैनल को सब्सक्राइब एक बार को ना भी करें तो चल जाएगा, लेकिन प्लीज छोटे चैनल्स को सपोर्ट कर दिया कीजिए, वीडियोस को शेयर भी कर दिया कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।